नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज की पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे राहुल गांधी का, जहां उन्होंने बीजेपी पर संविधान की हत्या करने का सीधा आरोप लगाया। तीसरी बड़ी खबर प्रयागराज के फूलपुर से है, जहां सीएम योगी ने एक जनसभा की और सपा पर जमकर बरसे। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ जारी है। क्या है खबर, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिए हैं। मोदी ने कहा, एक है तो सैफ है, जन जन तक पहुंचाना है। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में झूठ फैला रही है। उन्होंने भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं से कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा शासित महायुति मराठाओं के गौरव को बढ़ाने का काम कर रही है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग है। इसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। भाजपा महायुति गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने 148 उम्मीदवार घोषित किए हैं। पीएम मोदी ने महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि एमवीए झूठ फैला रही है। तो खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक मूल मंत्र दिया। उनका कहना है कि एमवीए जो है वो झूठ फैला रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक संजय सिंह जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, जब झारखंड के चुनाव थे तब भी पीएम मोदी ने जो है कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिए थे, और अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं तब भी उन्होंने मूल मंत्र दिए हैं। तो मूल मंत्र में क्या कुछ खास रहा? देखिए रूबी जी, ये चुनाव जो है मतलब महाराष्ट्र और झारखंड का, ये दोनों पार्टियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है हरियाणा के चुनाव के बाद। और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। उनके पास बड़ा नेतृत्व है मोदी जी के रूप में, और एक और नेतृत्व है योगी जी, जिन्होंने बटोगे तो कटो का जो नारा एजेंडा सेट किया है वो ग्रास रूट लेवल पे चला गया है। अब देखिए यहाँ है कि आप ये जो अल्पसंख्यकवाद बना बहुसंख्यकवाद हो गया है चुनाव, ये दोनों स्टेट्स में, खासतौर से महाराष्ट्र में। जब से राहुल गांधी इन्होंने जाति जनगणना की बात शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये हिंदुओं को बांटकर, क्योंकि इनके साथ मुस्लिम वोट बैंक एकजुट खड़ा हुआ है इंडिया अलायंस के साथ में, और ये जाति जनगणना के नाम पर हिंदुओं में भ्रम फैला के जातियों को तोड़ के वोट लेके सत्ता पाना चाहते हैं। तो जो योगी जी ने नारा दिया बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये काफी अपीलिंग हमें लगता है हो गया है। और उसके बाद जो महाराष्ट्र में जो इनके मौलाना है, इन्होंने जिस तरह से प्रोएक्टिव बहुत रोल प्ले किया और उसमें सीटों को भी मांगा इन्होंने की लिस्ट भी, तो वो जो मीडिया में आया उसका भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं असर पड़ेगा कि भाई इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर जो एक नाटक के लोगों ने कर रखा था। और यहाँ मुझे एक बात याद आती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो उन्होंने कहा था कि इस्लाम की राजनीति सेक्युलर नहीं होती है, वो राजनीति भी एक्सपोज हुई है इस चुनाव के अंदर। तो इसके बड़े दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे भारतीय राजनीति में।
एक नया नैरेटिव हमें लगता खड़ा होगा, अल्पसंख्यकवाद बनाम बहुसंख्यकवाद इस देश के अंदर। जी संजय जी, जिस तरीके से आपने मौलाना की बात करी, उन्होंने सीटों की मांग की है, तो क्या वाकई ये संभव है और ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सेकुलरिज्म में इनका दबाव तो होता ही। जी। पिछली लोकसभा चुनाव में जो राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की दुकान खोली थी, और उसके बारे में जब वो यूएसए गए थे और सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने जो वहां यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था, उसमें क्लियर कट कहा था कि ये जो है मोहब्बत की दुकान मुसलमानों के लिए मैंने खोली है। तो मैसेज बहुत क्लियर है। और इनका जो धार्मिक, इनके मजहबी गुरु है, इनका तो बड़ा दबाव रहता है, क्योंकि इस्लाम में वोट बैंक उन्हीं के कहने पे ट्रांसफर भी होता है। जी, तो इनका रिलेवेंस बहुत बड़ा है सेक्युलरिज्म के नाम पर माइनॉरिटी पॉलिटिक्स में मौलाना का। जी संजय जी, अगर हम महायुति गठबंधन की बात करें तो इसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा 148 उम्मीदवार उतारे हैं। तो अगर जीत होती है, और अगर जीत यहाँ निश्चय है, तो क्या बीजेपी का सीएम बनेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा तो सीट उसी ने उतारी है। नहीं, देखिए, ये विषय तो मुझे नहीं लगता है कि अब अभी, क्योंकि अभी शिवसेना जो टूट के आया है उसी के मुख्यमंत्री है। अब ये तो बाद में ही तय होगा, और देखिए क्या होता है इसमें। अभी बहुत जल्दी कहना ठीक नहीं रहेगा कि क्या आगे ये लोग निर्णय करेंगे। लगता हो ऐसा ही कोalition चलेगा। पीएम मोदी ने यहाँ पर सीधा एक आरोप और लगाया। उनका कहना है कि एमवीए झूठ फैला रही है। आप इस आरोप में कितनी सत्यता देख रहे हैं? देखिए, झूठ थोड़ा एक्सपोज तो हुआ है इंडिया अलायंस का। इन्होंने जो 2-3 बातें रखी थी लोकसभा चुनाव में कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, आरक्षण खतरे में आएगा, प्लस वो 8,500 रुपए खटाखट की स्कीम। तो ऐसा तो है नहीं कि डेमोक्रेसी ही संविधान इतनी जल्दी खतरे में आने वाली चीज है। कोई वो कांच का गिलास तो है नहीं टूट जाएगा संविधान। तो जनता को लगा कि ये झूठ बोला गया है, वो कहीं इनके बूमरैंग करेगा। जी बिल्कुल। जी चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी तमाम साझा करने के लिए। चलिए दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी भी लगातार देखी जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। जब महाराष्ट्र की सरकार की चोरी करने की मीटिंग में अडानी, अमित शाह और बीजेपी के लोग बैठे थे, तब क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? आज पूरा महाराष्ट्र जानता है कि वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई है, क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी धारावी की जमीन अपने मित्र अडानी को देना चाहते थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सबसे ज्यादा 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और बीजेपी के लोग बंद कमरों में छुपकर इस संविधान की हत्या करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र की जनता से उनकी सरकार चोरी की गई, जिस मीटिंग में अडानी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जो सरकार चोरी करने की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि एमएलएस को खरीदा जाएगा, क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? महाराष्ट्र में हर एक व्यक्ति को मालूम है वो सरकार क्यों चोरी की गई थी। वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी, क्योंकि बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह धारावी की जमीन अपने मित्र
गौतम अदानी को देना चाहते थे, इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से चोरी की गई है। चलिए, इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए मनीष जी, विधानसभा चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगातार जारी रहेंगे, और क्योंकि ये सही भी है, क्योंकि छींटाकशी तो अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर संविधान का कत्ल करने का, उसकी हत्या करने का सीधा आरोप लगाया है राहुल गांधी ने बीजेपी पर। क्या कहेंगे आप? मैं इसमें दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो इसमें राहुल गांधी जी ने ये नहीं बोला कि उस मीटिंग में शरद पवार थे, क्योंकि आज वो उनके साथ हैं, तो क्या वो उनका नाम बताना चाह रहे हैं? दूसरे, मुझे लगता है राहुल गांधी जी को बहुत अच्छे से ये पता है कि संविधान की हत्या कैसे करी जाती है, क्योंकि हम सब ने देखा था 1975 में इंदिरा गांधी जी ने बिल्कुल खुलेआम 2 साल संविधान की हत्या करी थी। उन्होंने कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। पहली बार वो भारत के इतिहास में 5 की जगह 7 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में रही थी, और उस समय उन्होंने संविधान की हत्या कैसे करी थी, क्या नहीं करा था, ये आज भारत में सब लोग जानते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को इसका बेहतर अंदाजा होगा कि संविधान की हत्या क्या और कैसे करी जाती है। तीसरे, राहुल गांधी जी जो अपने बयान में अदानी जी का जिक्र कर रहे थे, तो शायद ये वो भूल गए कि अभी अदानी जी ने 100 रुपए तेलंगाना को राजस्वरूप दिए, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राहुल गांधी जी अदानी के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे राज्य को जरूरत थी तो मैंने उनसे पैसे लिए। जी मनीष जी, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि धारावी की जो जमीन थी उसको जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अपने दोस्त को देना चाहते थे। तो आपको क्या लगता है इस आरोप में जो है कितनी सत्यता आपको दिखाई दे रही है? मुझे लगता है राहुल गांधी जी की यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि भारत में ना प्रधानमंत्री जी से ऊपर की एक संस्था है जिसको हम लोग न्यायालय के नाम से जानते हैं। तो अगर राहुल गांधी जी को ये लग रहा है कि धारावी में कुछ भी गलत हुआ है, तो इतने साल से और आज तक भी उसके पास कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। विपक्ष छोटी छोटी सी बातों में कोर्ट चला जाता है, और इतनी बड़ी घटना है महाराष्ट्र की, उसको लेकर न्यायालय में क्यों नहीं जाता, और वहां ये क्यों नहीं प्रस्तुत करता कि इन्होंने धारावी की जनता के साथ क्या गलत करा है। हो सकता है अगर वो यहाँ कोर्ट में प्रूव करके ले जाते तो शायद इस समय बीजेपी वहां चुनाव हार जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि उनको मारे कि वो पहले भी 1-2 बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांग चुके हैं, और फिर से कोई ऐसी स्थिति और ना आए। जी, तो क्या मनीष जी ये माना जाए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का डर है? क्या हार के डर से ऐसी तरह की बयानबाजी की जा रही है? बिल्कुल, कांग्रेस को हार अपनी आंखों के सामने दिख रही है। देखिए, कांग्रेस की हार उसी दिन हो गई थी जिस दिन कांग्रेस वहां बी टीम की तरह बहुमत से कम सीटें लड़ रही है। आप देखिए, भाजपा वहां 155 से 60 सीटें लड़ रही है ना, 2 सहयोगी के होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से ज्यादा की सीटें जब कांग्रेस ने जहां जहां लड़ी है, जैसे कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तीनों जगह कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना के लाई। लेकिन कांग्रेस जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के सामने सरेंडर करके पूर्ण बहुमत से कम या 1/3 सीटें लड़ती है, वहां पे सबको मालूम है कि कांग्रेस कभी भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं पहुंचेगी। इसलिए कांग्रेस का वोटर जो है ना, मुस्लिम मतदाता के अलावा जो वोटर है, वो अपना मन के दूसरी पार्टियों में लगाने लगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं पहुंचेगी। जी बिल्कुल मनीष जी, चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप तो जारी रहेंगे और छींटाकशी भी ऐसे ही होती रहेगी, लेकिन 23 नवंबर को साफ हो पाएगा कि स्थिति क्या है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इधर सीएम योगी ने प्रयागराज के फूलपुर में रैली की। उमेश पाल की पत्नी जयापाल की भी मंच पर मौजूद रही। सीएम ने जयापाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि याद करिए जयापाल और पूजा पाल के साथ क्या हुआ था, किस तरह का अत्याचार हुआ, कोई पूछने वाला था क्या? सपा से जुड़े दुर्दांत माफिया निर्दोष लोगों की हत्या कर संपत्ति पर कब्जा करते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, पर्व और त्योहार में व्यवधान डालकर अशांति पैदा करते थे। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ना कर्फ्यू और ना दंगा, सब चंगा है। तो खबर आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बता रहे हैं। बता दें कि फूलपुर में सीएम योगी ने जो दहाड़ दी है, उन्होंने
साफ साफ सपा पर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जब पहले जो हुआ था अत्याचार लोगों पर हुआ करता था, दंगे होते थे, लेकिन आज जो है यूपी की सरकार में ना दंगा है, यूपी में ना सब कुछ चंगा है, यहाँ पर ना महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बता दें कि फूलपुर में उन्होंने एक रैली की और एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये सारे बयान दिए हैं। तो बता दें कि उनके साथ उमेश पाल की पत्नी जयापाल भी मंच पर मौजूद रहीं। सीएम ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि याद करिए जयापाल और पूजा पाल के साथ क्या हुआ था। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप दौर जो है वो लगातार जारी रहेंगे, क्योंकि उपचुनाव जो है 9 सीटों पर उपचुनाव बाकी हैं यूपी में, और ऐसे में सीएम योगी ने बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि पहले जो यूपी में इस तरह के हालात थे कि लोगों पर अत्याचार होते थे, दंगे होते रहते थे, लेकिन आज जो यूपी की व्यवस्था है पहले से दुरुस्त है, पहले से चुस्त है। यहाँ पर दंगा नहीं बल्कि सब चंगा है। तो देखिए, उनका ये भी आरोप है कि इस सपा से जुड़े दुर्दांत माफिया निर्दोष लोगों की हत्या कर संपत्ति पर कब्जा भी करते थे, व्यापारियों का अपहरण भी करते थे और बेटियों की सुरक्षा में सेंध भी लगाते थे। पर्व और त्योहारों में व्यवधान डालकर अशांति पैदा करते थे। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ना कर्फ्यू है और ना दंगा है, बल्कि सब कुछ चंगा है। तो देखिए, यहाँ बहुत सारे आरोप जो हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर लगाए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर पहले बेटियों पर अत्याचार होते थे, त्योहारों पर व्यवधान भी डाला जाया करता था और लोगों का अपहरण भी हुआ करता था, लेकिन अब जो कुछ है स्थिति जो है वो पहले जैसी नहीं है। पहले से हालात बेहतर हो गए हैं और वहाँ की स्थिति में सुधार आया है। वहाँ पर हालात जो हैं सब चंगे हैं, ना दंगा है, ना वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा है और ना ही वहाँ कोई कर्फ्यू है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रशांत राव ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं। प्रशांत, उमेश पाल की पत्नी एक मंच पर दिखी हैं, इतने टाइम बाद वो मंच पर दिखी हैं और प्रचार प्रसार में उन्होंने भाग लिया है। क्या कह सकते हैं कि जो फूलपुर में चुनाव है, क्या उसको लेकर ये सब किया गया है, उसकी तरफ इशारा है ये? बिल्कुल, आपको उमेश पाल, जयापाल और इसके साथ ही पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी और वर्तमान समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल दोनों जो है आज मंच पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके साथ क्या हुआ था ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो समाजवादी पार्टी तो दुर्दांत अपराधियों को संरक्षण देती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को सबक सिखाया है। पूजा पाल और जयापाल के साथ क्या हुआ और किस तरीके से हुआ, किन लोगों ने किया, यहाँ के क्षेत्र की जनता से छिपा नहीं है। अब ना तो कहीं दंगा है, ना ही कोई किसी भी तरीके की परेशानी है। अब चारों तरफ जो है चंदा ही दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर हमला बोला, ये बहुत जो है महत्वपूर्ण था, क्योंकि फूलपुर जो सीट है वो जो लोकसभा क्षेत्र है, पहले यहाँ से अतीक अहमद चुनाव जीत चुके हैं, उसका भाई अशरफ जो है इलाहाबाद सीट से यहाँ पर विधायक था और उस समय जो है उमेश पाल की हत्या हुई थी। तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी का विधायक थे और उसी समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी। उस समय जिस तरीके से यहाँ पर विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी और जो हत्या का आरोप अतीक के ऊपर और अशरफ के ऊपर लगा था, और इसके बाद जब 2012 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली गई, उस बाद अखिलेश यादव की सरकार आई, समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान मुखिया हैं इनकी सरकार थी, तो ऐसे में अतीक अहमद और अशरफ को जो संरक्षण दिया गया, जो गवाह थे उनको किसी तरीके से तोड़ा गया, तो ये सब जो बातें थी वो महत्वपूर्ण थी। और उस हत्याकांड के एकमात्र गवाह उमेश पाल थे, लेकिन उस उमेश पाल को भी जो है जिस तरीके से गोली और बम से हत्या की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि ऐसे भूमाफियाओं को, ऐसे माफियाओं को जो है मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तब में ये हुआ कि कुछ 3 जो नवयुवक थे वो किसी बात को लेकर अतीक अहमद से सुन्ना खाए हुए थे। उन्होंने जो है मेडिकल सेंटर के बाहर अशरफ और अतीक की हत्या कर दी थी। निश्चित तौर से जिस तरीके से फूलपुर और प्रयागराज का जो माहौल था उसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संभाला है, आज गुंडागर्दी कम है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों और बेटियों को लेकर भी समाजवादी पार्टी की सरकार में जो हुआ करता था, व्यापारी लूटे जाते थे, बेटियों की असमत लूटी जाती थी, माताओं बहनों के स्नैचिंग होती थी, यह जो काम होते थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो पा रहे हैं। प्रशांत अतीक, उमेश पाल, अतीक और अशरफ की हत्या को एक समय बीत गया है, लेकिन आज भी सरकार जो है वो कटघरे में है। लेकिन इस मुद्दे को अब निकालना ये कहाँ तक उचित है? क्या फूलपुर में उपचुनाव है, इसको लेकर ये मुद्दा उठाया जा रहा है? देखिए, समय बीत गया हो, हत्याएं हो गई हो, लेकिन आतंक का जो भय है वो लोगों के मन से अभी भी नहीं निकला है। उनके जो गुर्गे हैं वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों पर लगाम लगाने को लेकर भले ही सख्ती की हो और उनसे खोजबीन की जा रही हो, लेकिन गुर्गे अभी भी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ऐसे में आतंक का जो भय है वो लोगों से नहीं निकल पाया है, और जिस तरीके से अत्याचार किए गए हैं वह बात शायद किसी के मन से नहीं निकलेगी। जिन घरों के बच्चे नहीं रहे हैं, जिनके पिता नहीं रहे, जिनके पति नहीं रहे, जिन बेटियों की असमत लूटी गई, जिन व्यापारियों को लूटा गया है, उनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जो है उस क्षेत्र की जनता को याद दिलाया है। वह जो दर्द लोग खेल रहे हैं उसको गिनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज जो है अपील की और कहा कि फूलपुर से दीपक पटेल भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अगर आप मत देकर भेजेंगे तो निश्चित तौर से जब वो विधायक पटन में जाएंगे तो यहाँ क्षेत्र जो यहाँ अपराध का ग्राफ वो और कम होगा, अपराधी यहाँ से बाहर चले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाल की पत्नी जयापाल और पूर्व विधायक राजपाल की जो पत्नी है वर्तमान समाजवादी पार्टी से विधायक है पूजा पाल, दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके साथ जो हुआ है उसको क्षेत्र कभी नहीं भूल सकता है और इनके जीवन से वो दुख कभी नहीं जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो उमेश पाल के साथ हुआ था उसको यहाँ पर निपटाने का काम किया। पुलिस ने अपने कानूनी ढंग से यहाँ काम किया था, आरोपी को तो गिरफ्तार थे, लेकिन जो यहाँ दुर्दांत अपराधी थे उनके साथ जो हुआ वो एक तरीके से कहा जाए कि उनको पाप अपना भोगना पड़ा है। निश्चित तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, इसमें 2 रोड शो थे और 2 जनसभाएं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फूलपुर में जनसभा जो पूर्वांचल का क्षेत्र आता है वहां के लोगों को बड़ा मैसेज देना था और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में दंगे नहीं हुए हैं वह उन्होंने गिनाए हैं। पूर्वांचल का जो विकास हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस तरीके से लाभ मिला है वह सब चीजें जो है गिराने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए चौथी और आखिरी बड़ी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हो गई है। अबूझमाड़ के जंगल में हुई नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए हैं। जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर अस्पताल लाया गया। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने बताया कि अब तक 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार अपने वादे को पूरा कर रही है। बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कार्रवाई कर रही है। सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह मुस्तैदी से सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बस्तर को विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ जिज्ञासा चंद्रा फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। माफ कीजिएगा, जिज्ञासा चंद्रा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। जिज्ञासा, जिस तरीके से अभी इससे पहले जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक सभा की थी, उस सभा में उन्होंने कहा था 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाएंगे, तो क्या उस और एक कदम माना जाए जो आज 5 नक्सली ढेर हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी कई बार जो है छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हो चुके हैं, जिसमें हमारे जवानों ने अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए जो है नक्सलियों को बड़ी मात्रा में जो है मार कर गिराया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 2026 तक जो छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से नक्सल मुक्त जो छत्तीसगढ़ बनाया जाएगा, उसी सबकी दिशा में काम चल रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि जितने भी मुठभेड़ हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के जवानों को नक्सलियों के साथ, उन सभी में जो नक्सली जो है बड़ी मात्रा में मारे जा रहे हैं और हमारे जो जवान हैं उन सभी को जो है बेहतर परिणाम भी मिल रहा है और उन्हें काफी फायदा भी मिल रहा है। इसी क्रम में जो है आज नक्सली मुठभेड़ कांकेर और नारायणपुर में हुई है, तो उसमें जो है हमारे 2 जवान केवल घायल हुए हैं, जिसमें उन्होंने 5 नक्सलियों को मार गिराया और जो 2 घायल जवान है उन सभी को जो है राजधानी रायपुर के नारायण अस्पताल में एडमिट कराया। पहले से उनकी जो हालत है वो बेहतर है, लेकिन राज्य सरकार की जो योजना चल रही है, जो
छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की वो काफी बेहतर चल रही है। जिज्ञासा, बस्तर जो है वो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित एरिया माना जाता है और डिप्टी सीएम ने भी यहाँ पर कहा है कि हम बस्तर को भी नक्सल मुक्त बनाएंगे, तो कहाँ तक ये संभव है? क्योंकि कदम तो हमने देख लिया है, आगे क्या कुछ कदम हो सकते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पुनर्वास की नीति लाई है, जिसके तहत जो नक्सली है वो अपने मन से जो है मुख्य धारा में प्रवेश कर सकते हैं और मुख्य धारा में प्रवेश करने के बाद राज्य सरकार की ओर से उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाती है। उन सबको भी बड़ा फायदा जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है कि बड़ी मात्रा में जो है नक्सली और नक्सल से जुड़े हुए लोग जो है मुख्य धारा की ओर प्रवेश करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि बस्तर को जो नक्सल मुक्त बनाना, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना और वहां के लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं जो उपलब्ध कराने, इन सभी को लेकर बेहतर तरीके से काम चल रहा है। बिल्कुल जिज्ञासा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी 4 बजे की 4 बड़ी खबर, जहां हमने आपको महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों से रूबरू कराया। कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।